हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक एससी वर्मा सीरीज शुरू की है। एससी वर्मा के हर एक चैप्टर के अच्छी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना शुरू किया है और इसके पीछे हमारा टारगेट है जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट, जिसके मैंने आज तीसरा दिन है, जिसके मैंने 2 वीडियो पहले डाल रखे हैं, जिसमें कि मैंने 12th सिलेबस से शुरुआत की है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का है, आप डे 1 पे देख सकते हैं, और दूसरा मैंने डाला है गॉस थ्योरम एंड कंडक्टर्स पे, वो भी पूरा हो चुका है। आज तीसरा दिन है जिसमें मैं एससी वर्मा के ही कैपेसिटर्स के कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूँ, जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसमें करीब 8 से 10 प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 3 एससी वर्मा टारगेट जेईई मेंस 2025 कैपेसिटर टॉपिक है हमारा। तो लेट स्टार्ट। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम मैंने किए, इसमें सिलेक्ट किए हैं। दिस वन 15 नंबर प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट किया है। फिफ्टीन नंबर प्रॉब्लम है। फिर 24 नंबर प्रॉब्लम, इसमें 3 प्रॉब्लम आती हैं, तीनों कॉन्सेप्ट सेम है। फिर 26 नंबर प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम है इसमें। 27 नंबर प्रॉब्लम है, 28 नंबर प्रॉब्लम है, 29 है, ये तीनों सेम कॉन्सेप्ट पर है। 57 एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसका वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, मैं आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। मेरा पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्ले लिस्ट में जाइए तो आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा, और मैं इस वीडियो के साथ साथ उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। इसके बाद 62 नंबर प्रॉब्लम है, इसके बाद 63, 64, 63 एंड फिर 66 नंबर प्रॉब्लम है। देन आफ्टर 67 नंबर प्रॉब्लम है, 68 एंड ये 66, 7, 8 इन तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो चलिए प्रॉब्लम के नंबर्स मैंने आगे लिख लिए। तो लेट स्टार्ट विद 1 बाय 1। ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 15, 24, 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सबसे स्टार्टिंग में है, आपके पास 4 कैपेसिटर 4, 8, 3, 6 ए बी पॉइंट है, और पॉइंट बी का पोटेंशियल आपको डिफाइंड है 0, कहीं लिखा हुआ दिखेगा। टेक द point B in the figure to be 0 potential. Find the potential of point C and D. If the capacitor connected between C and D, what charge will appear on the capacitor? तो 4, 8, 3, 6 जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे व्हीट स्टोन की कुछ बैलेंस कंडीशन है। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं बता सकता हूँ जो भी C का पोटेंशियल होगा वही D का पोटेंशियल होगा, बिकॉज ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पॉइंट है। और इसका जो लास्ट पार्ट पूछा गया, द कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन C एंड D, व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस। अगर यहाँ पे कोई कैपेसिटर कनेक्ट किया जाएगा तो उसपे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ बचता है सी और डी के पोटेंशियल निकालना। मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी सर्किट में, क्लोज लूप में, किसी भी सर्किट में हम किन्हीं 2 पॉइंट के बीच से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं अनटिल अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन ना कर दिया जाए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 डिफाइन कर दिया गया, जिसको रेफरेंस पोटेंशियल ले लेना है। तो हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। बी का अगर हमें 0 पता है तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं सर्किट में। अगर ये नहीं पता होता तो हम सिर्फ किन्हीं 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाते हैं, पोटेंशियल नहीं निकाल पाते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। तो हमारे क्वेश्चन में बचता है सी और डी के पोटेंशियल निकालना। तो चलिए इस डायग्राम को लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपके पास ये प्रॉब्लम है 4, 6, 50 वोल्ट की बैटरी है, एंड दीज आर 4, 8, 3, 6 बैलेंस कंडीशन है। 4, 8, 3, 6, 4, 8, 3, 6 सब माइक्रोफेरेड में है। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए। सपोज सी और डी 2 पॉइंट में मान लेता हूं, यहाँ पर ये दिए हुए सी एंड डी। ठीक है, आप देख पाने वाली ब्रांच सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में होंगी। तो 4 और 8 का सीरीज कितना हो जाएगा, तो C1 मान लेते हैं 4, 8 का, 4 × 8 अपॉन 4 + 8, 32 अपॉन 16, 4, 8, 4, 3, 8/3। तो ये आपके पास 8/3 आ जाएगा। एंड दिस इज 6 और 3 का C2 मान लेते हैं, 3 × 6 अपॉन 3 + 6, ये आपका 2 आ जाएगा। दिस इज 2 एंड दिस इज बैटरी। अब ये दोनों ही पैरेलल है, दोनों बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है,
दिस इज 2। अब यहाँ पे एक चार्ज आएगा Q1, ये Q1 यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, Q1 आएगा C इंटू वी, 8/3 इंटू 50, इट मीन्स 400/3। अब यहाँ पे Q2 जो आएगा दैट इज C इंटू वी, C2 इंटू वी 50, दैट इज 100। ये आपके पास इन दोनों में चार्ज आ जाएंगे, माइक्रो कूलॉम में होंगे। तो ये चार्ज मैं देखता हूं, सीरीज में चार्ज सेम होते हैं, तो यहाँ पे प्लस का Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1, और नीचे वाली ब्रांच में प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q2, ये प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1। ऊपर ब्रांच में पूरे Q1 हो, इसकी वैल्यू ये है, प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q2, नीचे वाले पूरी ब्रांच में इन दोनों की इफेक्टिव ये लिखा है, चार्ज ये लिखा है। सीरीज में चार्ज सेम होता है, इसे मैंने सेम लिख दिया। अब हमें C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बिटवीन C और D के पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल ऑफ C निकालना है, पोटेंशियल ऑफ D निकालना है, और गिवन है पोटेंशियल ऑफ B 0। पॉइंट B का पोटेंशियल 0 दिया है, तो हम C से D जाते हैं, C टू B जाते हैं, C से B जाए तो हायर प्लेट से लोअर प्लेट जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और कैपेसिटर क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या गेन जो होता है उसकी वैल्यू होती है Q/C। तो पोटेंशियल ऑफ C माइनस Q/C मतलब Q1/8 इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल ऑफ C आएगा Q1/8, Q1/8 मीन्स 400/3/8, ये हो जाएगा 50, देन 50/3 वोल्ट। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, हम D से लेकर B जाते हैं, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक कर लें, यही सेम वैल्यू पोटेंशियल ऑफ D भी यही आएगी। बाकी हम चेक कर लेते हैं VD। अब D से लेकर के B तक जाइए, तो D से हम बढ़ेंगे तो पोटेंशियल ऑफ D हायर से लोअर जाए, ड्रॉप किया तो माइनस का Q2/6, ये 6 दिया हुआ है, इसको टू VB, और VB 0 है, तो VD आएगा Q2/6 100/6, इट मीन्स 50/3 वोल्ट। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं, अब आपसे कहा जाए C और D के बीच में कोई कैपेसिटर अगर कनेक्ट किया जाए तो उसमें क्या चार्ज आएगा। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो इसमें कुछ भी कनेक्ट किया जाए तो इसमें दोनों में चार्ज 0 मेंटेन रहेगा, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और ऐसे किन्हीं दो पॉइंट के बीच अगर कोई डिवाइस लगाई जाती है, नॉट ओनली इन कैपेसिटर, इन रजिस्टर ऑल्सो, रजिस्टर के सर्किट में भी ऐसी प्रॉब्लम मिल सकती है, तो इन दो पॉइंट के बीच लगे हुए किसी भी डिवाइस का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहाँ कैपेसिटर लगा है, इसमें कोई चार्ज नहीं आया है। अगर इसी डायग्राम में यहाँ कोई रजिस्टर लगा होता तो उसमें कोई करंट नहीं आती, क्योंकि हीट स्टोर की बैलेंस कंडीशन है। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कौन सा है, प्रॉब्लम नंबर 24। प्रॉब्लम 24 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट में आप देख पा रहे हैं। पहले वाले पार्ट में देखें 1/2 3/6 दोनों के रेशियो सेम है, इसका मतलब बीच वाले कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होगा। 1326 1326 1326, तो इसमें ये बैलेंस कंडीशन, ये 5 का कोई रोल नहीं होगा। और अगर आप विजुलाइज कर पाए तो यहाँ पे तीनों डायग्राम का आंसर एक ही है। क्यों? 1-3 सीरीज होंगे, 2-6 सीरीज होंगे, और इनका रिजल्टेंट पैरेलल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी देखें, अगर इस वाले ब्रांच को जो यहां ऐसे एक्सटेंडेड वायर करके बनाया गया, इसको बीच में लगा दो, तो आप देखेंगे 3, 1, 6 और 2 एक का रेशियो सेम आएगा, तो बीच वाली ब्रांच में कोई कैपेसिटर का रोल नहीं होगा, ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 सीरीज होंगे, 2 और 6 सीरीज होंगे, और रिजल्टेंट पैरेलल आएगा, तो सेम क्वेश्चन मिल जाता है। ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 और 2 एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, सॉरी 1 और 2 पैरेलल होंगे, 1:2, 3:6 सेम है, बीच वाले ब्रांच में लगे इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं। ये दोनों डायग्राम मॉडिफाई होंगे, ऐसे ही बन जाएंगे, तो 5 का कोई रोल होगा नहीं। 1-3 सीरीज, 2-6 सीरीज, रिजल्टेंट पैरेलल, यानी सारे डायग्राम का आंसर एक ही है, 1-3 सीरीज, जो कि पहला डायग्राम मॉडिफाइड करके बना है, 1-3 सीरीज, 2-6 सीरीज, रिजल्टेंट पैरेलल। तो चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। 1-3 एंड 2-6 पैरेलल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24, 1-3 2-6, 1-3 2-6, एंड दिस इज पॉइंट। 1-3 का सीरीज यहाँ पे C1 मान लेंगे, और ये C2 मान लेंगे, C1 C2। C1 जो होगा 1 और 3 का सीरीज होगा, C1 होगा 1 × 3/1 + 3
3/4। C2 आपके पास जो आएगा दैट इज 2 × 6 अपॉन 2 + 6 12/8। इट मीन्स 12/8 4 3 जा 12 3/2। क्लियर है? तो ये आपके पास आ गया है 3/4 + 3/2। तो C इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा 3/4 प्लस पैरेलल आ चुके हैं 3/2 4 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 9/4 बिकम्स योर आंसर। क्लियर है? ये आपके पास 9/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। ठीक है, और लगभग 2.25 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है हमारा 24 के बाद 26 नंबर प्रॉब्लम है। 26 नंबर प्रॉब्लम में मैं ये जो प्रॉब्लम्स है खासकर पहली और ये दूसरी प्रॉब्लम जो इसका वीडियो में अभी इसी के बाद में बनाऊंगा, तो इनके कैलकुलेशन थोड़े से बड़े हैं, कई तरीके हो सकते करने के, हर तरीके के बारे में बात करूंगा। नोडल एनालिसिस भी इसी में आ सकती है, इसको हम रिवर्स सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1:3 जो है वो 3:1 रेशियो सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पे व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन नहीं है, तो ये 4 का अपना रोल होगा। कीप इन माइंड, ये कटेगा नहीं, इसका रोल होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पॉइंट नहीं होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेम चीज यहाँ पे आ रही है, देखिए रेशियो बैलेंस है 1:2 3:2, तो ये रेशियो सेम नहीं है, ये इसका अपना यूज होगा। 2:3 एंड 2:1 ये भी रेशियो सेम नहीं है, तो इसका भी अपना यूज होगा। तो ये दोनों का एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट, अब यहां पर आ जाए इसके सी पार्ट में 2:4 और 4:8। इसका मतलब यहां बैलेंस कंडीशन है, 5 वाले का कोई रोल है नहीं। 2 और 4 सीरीज आ जाएंगे, 4 और 8 सीरीज होंगे और नीचे 4 है, 3 ब्रांच में तीनों पैरेलल ऐड कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। इस वाले में देखो ये 6 बीच वाला, ये 6 और ये 6, ये तीनों ही कैंसिल आउट होंगे क्योंकि रेशियो बैलेंस है। 2:4 4:8 सेम रेशियो है। 4:4 एंड 8:8 ये भी सेम रेशियो है। 4:2 8:4 ये भी सेम है। ये बीच वाले तीनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 ब्रांच आएंगे, 1 2 3 और एक की चौथी 4 ब्रांच है। 2 4 सीरीज में, 4 और 8 सीरीज में, 4 और 8 सीरीज में, 2 और 4 सीरीज में, फिर चारों पैरेलल लगा देंगे, यू विल गेट द आंसर। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज 27। 27 अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस डायग्राम में लेता हूं 2 1 2 1 2 1 2 1, ये ऐसे है। इसका क्या रिजल्ट आएगा वो मैं देखता हूं, बनाता हूं इस प्रॉब्लम को 27 नंबर प्रॉब्लम। तो आगे स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 27। प्रॉब्लम 27 इसको बोलते हैं फाइनाइट चेन प्रॉब्लम। फाइनाइट चेन प्रॉब्लम, फाइनाइट चेन प्रॉब्लम है। इसको मैं ऐसे बना देता हूं 2 1 2, ऐसे 2 1 के कई पार्ट यहां ऐड होंगे, 2 और 1, लास्ट में 2 और 2 आ जाएगा, 2 B A, 2 1 2 1 2 1 2 1, सॉरी लास्ट वाला 2 होगा। आप देखिए डायग्राम में लास्ट वाला 2 होगा, ये देखिए, ये मैंने रिवर्स करके बना दिया, लास्ट वाला 2 and 2 होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम लास्ट से शुरुआत करते हैं, तो लास्ट से कुछ सिमेट्री मिल जाती है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। फाइनाइट चेन प्रॉब्लम है, तो लास्ट में अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका एक बार मॉडिफाइड डायग्राम बना तो फिर रिजल्टेंट वैसे लिख दूंगा। ये 2 और 2 सीरीज में होंगे, 2 और 2 का सीरीज रिजल्टेंट जो आएगा वो 1 आ जाएगा। अब इनको हटा करके अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, ये 1 बना दूं, 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हो गया। तो 1 और 1 ये पैरेलल हो जाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में 1 और 1 मिलाकर 2 हो जाएगा। तो ये इनका मिलाकर यहाँ पे 2 लग गया। अब ये 2 और ये 2 फिर सीरीज हो जाएंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा पहले, जैसे ये 2 2 सीरीज हुए थे, तो इन 1 1 का रिजल्टेंट 2 लगेगा, ये 2 2 सीरीज हो गए, फिर से 1 बना देंगे। जब ये 1 बनाएंगे तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे 1 लग जाएगा। अब ये 1 1 मिला के फिर से 2 बना देंगे। अब ये 2 2 मिला करके फिर से 1 बना देंगे, ये 1 1 का 2 हो गया। अब ये 2 और 2 मिला के फिर से 1 बना दिया। अब ये 1 यहाँ लगाना है, तो ये 1 फिर से यहाँ लगा देते हैं। 1 और 1 मिला के फिर से क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 2 मिला के 1 हो गया। तो आपको C इक्वल 1
माइक्रोफैरेड आ जाएगा। दैट बिकम योर आंसर 27। तो कभी भी ऐसा आपको एक फाइनाइट चेन प्रॉब्लम दी हो तो इसमें ऐसा होगा कई चेन ऐड हो रहे 2 1 2 1 2 1, लेकिन लास्ट में जाके 2 2 कर देगा। जब लास्ट में जाके 2 2 होगा तो वहां से सिमेट्री बनना शुरू हो जाती है, आपके रिजल्ट सिंप्लीफाई हो जाते हैं और आपका एक फाइनल आंसर 1 माइक्रोफैरेड आपका आंसर आ जाता है। ये तो 27 नंबर प्रॉब्लम। अगर इसी में ही नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम जो है वो है 28 में सब 2 1 2 1 के ही पार्ट है और ये इनफाइनाइट तक फैले हुए हैं। 2 1 2 1 के पार्ट हैं, इनफाइनाइट तक फैले हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। ये फाइनाइट चेन प्रॉब्लम थी। अब इनफाइनाइट चेन प्रॉब्लम में क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 27, प्रॉब्लम 28 नंबर प्रॉब्लम लेता हूं। 2 A and B 2 1 2 1 2 1 ऐसे करके इनफाइनाइट पार्ट है। 2 1 2 1 2 1, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट चेन प्रॉब्लम। इनफाइनाइट चेन प्रॉब्लम ये अपने आप में एक इनफाइनाइट चेन प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे केस में हम मान लेते हैं लेट ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट है, ए और बी का वो सी है, ऐसा मान लेते हैं लेट, और ये सी ही हमारा आंसर है फॉर इनफाइनाइट चेन। इनफाइनाइट चेन किसी दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में 2 1 का एक पार्ट 2 1 का एक पार्ट 2 1 का एक पार्ट, ऐसे इनफाइनाइट पार्ट लगे हैं। तो सबका इक्विवेलेंट मैंने ए और बी के बीच में आंसर मान लिया सी। सी हमारा आंसर है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे? तो इसका जुगाड़ ये होता है कि आप ऐसा करें, एक पार्ट कम करके दो पॉइंट विजुलाइज कर लें। यहां पे कुछ पी एन क्यू देख लें। अब इतने पार्ट को भूल जाइए। अब पी और क्यू के बीच में देखिए कितने पार्ट लगे हैं, 2 1 2 1 2 1। पहले ए और बी के बीच में इनफाइनाइट लगे थे, अब पी और क्यू के बीच में एक पार्ट कम हो गया था, इन्फिनिटी -1, तो भी यार इनफाइनाइट ही तो होगा। बात समझिएगा, इनफाइनाइट है। समंदर से एक बाल्टी पानी निकाल लो, कितना बचा? लेस देन 1 बकेट, ऐसा तो नहीं है, वो भी अनकाउंटेबल काउंट होगा। ठीक है, तो पी और क्यू के बीच में भी इनफाइनाइट है, तो इन सबको हटा करके मैं एक सी लगा सकता हूं, क्योंकि इनफाइनाइट चेन जब लगी थी उनका रिजल्टेंट मैंने सी माना था, तो पी और क्यू के बीच में एक सी लगा सकता हूं। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम कहां मॉल्व हो जाएगा, दिस वन ए, दिस वन बी, ये 2 लगा था, ये 1 था, और दिस पॉइंट वाज P एंड दिस पॉइंट वाज Q, इनके बीच में मैंने एक C लगा दिया। ये इस टाइप से मैंने C लगा दिया। देखिए P और Q के बीच में सब हटाकर एक C रख दिया है। C हमारे प्रॉब्लम का आंसर है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत देखिएगा, C और 1 पैरेलल हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा यहां से A B, दिस इज 2, और पैरेलल में ये सीधे C+1 हो जाएगा। अब आपका 2 आ गया। अब इसको स्ट्रेट वाई मान लीजिए, तो 2 और C+1 ये ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट होगा। तो R इक्विवेलेंट आएगा R1, सॉरी R इक्विवेलेंट कह रहा हूं, C इक्विवेलेंट जो आएगा वो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप पास आएगा 2 इंटू C+1 अपॉन C1 प्लस C2, इट मीन्स हो जाएगा C1 C+1 प्लस 2। अब आप वो देखिए हमारा C इक्विवेलेंट आ चुका है, और C इक्विवेलेंट हमने कहीं ना कहीं मान लिया है C के इक्वल है, तो इस आंसर को न्यूमेरिकली इक्वल टू C होना चाहिए। अब इसको लेके सॉल्व कर ले, जो आएगा वही आपका आंसर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ऑन सॉल्विंग। मैं पहले से ही इसको सॉल्व कर चुका हूं, तो सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक बनेगी तो पॉजिटिव एंड रियल वैल्यू जो आएगी वो आपकी +2 आएगी माइक्रोफैरेड, और यही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अगली प्रॉब्लम कौन सी हमारी? नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, ए फाइनाइट लैडर इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग सेवरल सेक्शंस ऑफ 2 4 कैपेसिटर कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर। ये देखिए 2 4 2 4 2 4 2 4 एंड सो ऑन, ये आपके लगे हुए हैं। मैंने कहा था फाइनाइट में, जैसे मैं अभी आपको बात करूं, बोला C की क्या वैल्यू हो, ठीक है,
पॉइंट ए बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेक्शंस इन बिटवीन। तो सी की क्या वैल्यू हो कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट है वो नंबर ऑफ सेक्शन से इंडिपेंडेंट हो जाए। आप यहाँ 2 4 2 4 2 4 के 5 रखे, 10 रखे, 50 रखें, कुछ भी रखें, लास्ट में सी क्या रख दें जहां से एंड हो रही फाइनाइट चेन है कि आपका आंसर नंबर ऑफ सेक्शन से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो चलिए हम बताते हैं, फाइनाइट चेन को फिर से दिखाते हैं आपको। इस प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, सोचिए 2 1, जैसे यहाँ पे 2 1 है, वहां पे 2 and 4 था, 2 1 2 1 2 1। अगर लास्ट में 2 2 कर दिया मैंने, सब में आंसर फाइनली आपका 1 माइक्रोफैराड आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, चौथे में 2 2 कर दिया है, अगर मैं यहाँ 50 सेक्शन में रखूं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि आप देखें हर एक केस में वही बनता चला रहा है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में देखें अपनी, तो लास्ट में ये 4 2 4 2 4 2 है, लास्ट में सी ये वाला 4 है ऊपर, तो लास्ट वाला भी 4 हो जाए तो आपका आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन हो जाएगा। तो आपका 29 का जो आंसर आ रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन इफ सी इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 29। तो सी की वैल्यू अगर जो यहां पे लास्ट वाला मैं दिखाऊं 4 था और ये सी था 4 सी, तो ये सी की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन, नंबर्स ऑफ सेक्शंस। ठीक है, तो ये आपका आंसर था 29 का। चलिए आगे देखते हैं अगली प्रॉब्लम कौन सी है हमारी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 57। वैसे 57 नंबर प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, यहाँ सॉल्व कराने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी पहले कहीं डाल चुका हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते, चेक कर सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से प्लेलिस्ट होगी और टॉपिक होगा, तो उसमें जाकर देखें तो मैंने सोल्यूशन डाल दिया। वैसे भी मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा जिससे कि आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट 62 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 62 नंबर आप देखें, यहां पे कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं कुछ, ये देखिए, कंसीडर असेंबली ऑफ 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्पेक्ट्रल सेल्स ऑफ रेडियाई ए बी एंड सी। ए बी और सी दिया हुआ है एज shown in figure, find the capacitance of the assembly between the point A and B। ए इनर सरफेस है, बी आउटर सरफेस, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 62, मेरे पास बुक है, मैं उससे सोल्यूशन डायग्राम देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 62, आपके पास 3 स्पेयर दिए हुए हैं, 1 सेकेंड कलर चेंज कर देता हूं, 2 एंड एक थर्ड और ले लेता हूं, 3। दिस इज रेडियस ए, ये ए रेडियस है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आपको एक इंटरनल पॉइंट ये दिया हुआ है ए और एक एक्सटर्नल इस वजह से बी। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अगर आपको पता हो दो इस कंडक्टर ऐसे हों, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, तो इनका इन दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस जो आता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहां गौर से देखें, दो कैपेसिटर बन रहे हैं, बी वाली प्लेट दोनों में कॉमन है, यानी दोनों सीरीज में आएंगे, तो ये एक ही पॉइंट आता है, ये दोनों सीरीज में होंगे कैपेसिटर। एक यहां पे बनेगा C1 और एक बनेगा C2। दिस वन इज C1। ए और बी कंडक्टर के बीच में C1 कैपेसिटेंस आ जाएगा, बी और सी के बीच में C2 आएगा, दोनों सीरीज में होंगे, तो C इक्विवेलेंट आपके पास आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए चेक करते हैं। अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 में R1 का काम करेगा A और R2 का काम करेगा B। अगर मैं C2 की बात करूं तो उसमें R1 का काम करेगा B और R2 का काम करेगा C। तो हमारे पास C1 जो आ जाएगा वो आएगा, ध्यान से देखिएगा, C1 जो होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A माइनस 1/B। तो C1 वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। सिमिलरली C2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन बी माइनस 1 बाई सी। C2 आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी अपॉन सी माइनस बी। ये आपका C1 C2 आ जाएंगे। अब आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, तो ऐसे मैं रिवर्स करके सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट जो आने वाला है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 बाई C2 1 अपॉन C1, तो ये आपके पास हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी प्लस c माइनस बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी। इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी सी ले लिया जाए, तो इसके पास ए बी है तो सी आएगा, सी इंटू बी माइनस ए प्लस ए इंटू सी माइनस बी। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी, ब्रैकेट ओपन कर दें तो सी बी माइनस सी ए प्लस ए सी माइनस ए बी। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से b कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आएगा c माइनस ए और ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी। ए बी सी था पूरा ए बी सी, तो b से b कैंसिल हो गया, तो c इक्वल आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी अपॉन सी माइनस ए सी अपॉन सी माइनस ए। वैसे मैं आपको एक इसका जुगाड़ मेथड ही बता दूं, दिस इज योर आंसर। जुगाड़ मेथड बता दूं क्योंकि बीच में कंडक्टिंग सेल था तो आप इसको इग्नोर करके भी काम चला सकते थे। तो गौर देखें, अगर इसको एक ही कैपेसिटर मानते यहां से यहां तक, तो R1 का काम करता A और R2 का काम करता C, और इस वाले फॉर्म में रख देते तो 1 अपॉन ए माइनस 1 बाई सी, आपके पास सीधे आंसर आ जाता और ये आपका रिजल्ट बन जाता। तो इतने से नहीं गुजरना था, तो ये ध्यान रखें कभी भी कंसेंट्रिक सेल्स दिए हुए हैं और बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भरा है, कई बार यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देगा तो चेंजेस होते हैं, कुछ के फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर नहीं भरा है तो आप सीधे इसका ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, या सेम डाइलेक्ट्रिक भरा होता तो भी आपका आंसर एप्सिलॉन नॉट के साथ के आ जाता, यही आंसर बन जाता जो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, बट डिफरेंट डायलेक्ट्रिक भरे अलग अलग सेक्शन पे तो आंसर ऐसा नहीं होगा। आपको सिंपली जैसे मैंने वेरीफाई किया है हर जगह K1 K2 लगा करके सॉल्व करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा है? हाँ 63 देखें, ये 62 मैंने कर लिया है, अब इसके बाद 63 देखते हैं। सपोज द स्पेस बिटवीन द टू इनर सेल्स ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज फिल्ड विद द डायरेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव कांस्टेंट K, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन A एंड B। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 63 में, आते हैं अपने प्रॉब्लम में, तो यहीं पे मैं 63 भी ऐड कर देता हूं। यहां पे आपसे कहा गया कि एक ये पार्ट जो था इनर सरफेस के बीच में, ये दिस वन, इसको K से फिल कर दिया गया। अब आपका डिफरेंस कहां है, करने का पूरा प्रोसेस यही होगा, लेकिन अगर आप C1 की बात करेंगे तो C1 के जगह पर एक चेंज आ जाएगा, दैट इज यहां पर K लगेगा, तो दिस इज K, ये C1 बदल जाएगा, C2 एज इट इज रहेगा। बाकी प्रॉपरली सॉल्व करेंगे एक आंसर आ जाएगा, करने का तरीका पूरा वही होगा क्योंकि दूसरे में एयर फील्ड है, राइट। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी नेक्स्ट 66 नंबर प्रॉब्लम। ये 66, 67 और 68 तीनों आइडेंटिकल प्रॉब्लम है, तीनों को करने का तरीका एक ही है, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं और मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करने जा रहा हूँ, और वो दोनों फॉर्मूले, एक होता है एट कांस्टेंट चार्ज, यानी कि कैपेसिटर से बैटरी हटी हुई है, डिसकनेक्टेड है, और अब उसके अंदर एक स्लैब इंसर्ट कराई जा रही है, तो उसमें स्लैब पे कुछ फोर्स लगते हैं। उस फोर्स के फॉर्मूले मैंने एक पहला केस है बैटरी डिसकनेक्टेड, यानी कि उसमें चार्ज कांस्टेंट रहेगा, उसका एक फोर्स का फॉर्मूला होता है जो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। और दूसरा एक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि बैटरी कनेक्टेड रहती है कैपेसिटर में और एक स्लैब इंसर्ट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा और उसको मेंटेन रखने के बैटरी चार्ज ले भी सकती है, चार्ज दे भी सकती है, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं हो, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। उस केस में कैपेसिटर
के अंदर जो स्लैब जा रही होती है उसमें एक फोर्स लगता है जो कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो उस फोर्स का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से देखते हैं वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है। मैं डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला लूंगा और आपकी प्रॉब्लम को बताऊंगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम को बताने के लिए मैं सीधे फॉर्मूला ले रहा हूँ। आपको इन फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, आप जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर में देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट पर है। खैर मैं उसका भी लिंक इसी के साथ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप देख लेंगे उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 66, 67 एंड 68 तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। लेट स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 66। 66 में जो प्रॉब्लम आपके दी हुई है, ये एक प्लेट है कैपेसिटर की। These are two plates of capacitor और इनके बीच में फुल्ली वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेने वाली एक स्लैब इंसर्ट कराई जा रही है। और इनको पहले मैंने दिखाया, कनेक्टेड किया गया है इनको एक बैटरी के थ्रू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ये आपके पास इनके बीच का गैप जो है वो डी दिया हुआ है, डी इज द गैप। और बैटरी का वोल्टेज मेरे पास बुक में इसमें देख लेता हूँ, बैटरी ई वोल्ट की बैटरी दी हुई है। इसके साथ साथ डायरेक्टिव कांस्टेंट के एक स्लैब है, यहाँ पर कहीं स्लैब दिखाई गई है, दिस वन। स्लैब को मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, दिस वन। ऐसे एक स्लैब दिखाई गई है और ये स्लैब का कुछ पार्ट इसके अंदर है। इसकी टोटल लेंथ भी एल थी, दिस लेंथ इज ऑल्सो एल, ठीक है। और के डायरेक्टिव कांस्टेंट है। यहां से ऐसे जा करके ये पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था सिस्टम, ऐसे जाके यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, पुली के ऊपर स्लैब से स्ट्रिंग बंधी है और एक एम मास लटक रहा है। एम मास यहाँ पे है, आपको एम की वैल्यू ही निकालनी है सच दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इक्विलिब्रियम मेंटेन है, आपको एम की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले इसका फंडामेंटल समझा दूं क्या होता है। अगर कैपेसिटर में जो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करने जाए, सिंपली एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर यहाँ एम लटका हुआ है तो ये एम जी होगा, एफ बी डी बना लेता हूं। दिस वन इज एम जी लोड और ये रेस्ट पे, तो यहाँ एक टेंशन होगी, टेंशन न्यूमेरिकली इक्वल टू एम जी की होगी। अब ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये टेंशन फोर्स लगा जो कि न्यूमेरिकली एम जी के इक्वल है। इस स्लैब को बाहर क्यों खींच रहा होगा, बट इस पे कुछ चार्जेस आए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस चार्जेस के कारण कैपेसिटर की प्लेट में इनर सरफेस में चार्ज होता है, उसके कारण ये इस स्लैब में एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, अंदर क्यों खींच रही होती है। अब ये एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दूं। वी वोल्ट की बैटरी लगाए या ई वोल्ट की बैटरी लगाए तो एफ का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर। वी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी ई को हम वी भी कह सकते हैं, वी स्क्वायर के -1 अपॉन 2d। सिंबल है द यूजुअल मीनिंग्स, आप देख पा रहे हैं। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, D इज द सेपरेशन बिटवीन गैप, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर, राइट, k -1 k डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द स्लैब अपॉन 2d d। अब यहाँ B क्या है तो मैं आपको दिखाऊं। ये आपके पास कुछ प्लेट्स ऐसी थी, ये कैपेसिटर का 3D व्यू दिखा रहा हूं, दिस वन ऐसे। तो ये जो गैप है दिस इज D, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये इनके बीच के ये प्लेट्स हैं, इनके बीच का ये गैप D है, एंड दिस लेंथ इज L एंड दिस इज B। ये B विथ ऑफ द प्लेट, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास ये बुक है एस.सी. वर्मा बुक। तो ये एक ऐसे कैपेसिटर की प्लेट होगी, तो प्लेट में आपको ये चीज दिख रही है, दिस वन ऐसे, ये दिख रहा है, ये L है, ठीक है। ऐसे एक दूसरी प्लेट भी ऊपर होगी, तो दिस इज L, बट L से इंडिपेंडेंट है, X से भी इंडिपेंडेंट कितना पार्ट अंदर है, और दिस इज B, दिस वन इज B एंड दिस वन इज L। तो B ये लेंथ है जो आपके पास है। तो अगर मैं यहाँ प्लेट के एरिया की बात करूं तो प्लेट का एरिया जो होगा वो L इंटू बी के इक्वल होगा। ईच ऑफ प्लेट एक रेक्टेंगुलर प्लेट होगी, L इंटू बी के इक्वल होगा। तो ये फोर्स आपका लग रहा होता है। तो एज पर गिवन डेटा फोर्स ये है, दिस फोर्स इज बैलेंस बाई टेंशन फोर्स मींस mg। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा F इक्वल टू mg। तो आपके पास F की वैल्यू कितनी है, ऊपर लिखी हुई है, एप्सिलॉन नॉट b v स्क्वायर इंटू k -1 अपॉन 2d।
इसको टू एम जी, ठीक है। तो जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, डी इज द सेपरेशन, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी जी की वैल्यू नहीं, एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या निकालना है आपको। डी दिया है, एल दिया है, 66 नंबर है। अब लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। मैं क्वेश्चन बुक में निकाल लेता हूँ। 66 किधर है, 66 नंबर, यस। तो ये आपके पास प्रॉब्लम आ चुकी है 66 नंबर। चलिए बस m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो m आपके पास आ जाएगा m इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट नहीं है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज e, यस एप्सिलॉन नॉट b इंटू वी स्क्वायर। v है वोल्टेज है, यानी कि आपको e दिया है तो वोल्टेज का स्क्वायर k माइनस 1 अपॉन 2dg, ये आप पास m की वैल्यू आ जाएगी, और यही m आपसे पूछा गया था, m की वैल्यू आ जाएगी, राइट। दिस इज बिकम्स योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये अगर मैं कहीं x दिखाऊं इतना पार्ट, इसकी इतनी लेंथ अंदर है, तो इससे इंडिपेंडेंट होता है। तो टोटल l से भी कोई मतलब नहीं रहा, लेंथ ऑफ द प्लेट जो ये मैंने दिखाई है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एक्स्ट्रा डेटा गिवन था। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रॉब्लम में। एक 67 नंबर प्रॉब्लम दी है, आप गौर से इस प्रॉब्लम को पढ़िए। वैसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा सारे डेटा आपको यहाँ दिए। आपको यहाँ पे एक E1 बैटरी लगाई गई है और एक यहाँ पे E2 बैटरी लगाई गई है। फिगर शोज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द फिक्स्ड प्लेट एंड कनेक्टेड टू द टू बैटरीज। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज द सेम फॉर द टू कैपेसिटर। The plate are connected in the shape with the width B and length L1 and L2. The left half of the dielectric slab has a dielectric constant K1 and the right half of the K2. Neglect any friction. Find the ratio of the EMF of the left battery to the right battery for which the dielectric slab may remains in equilibrium. अगर आप इस स्लैब को देखें तो एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा, इसकी V1 वोल्टेज मान लेंगे, इसका V2 वोल्टेज मान लेंगे, ये अपनी तरफ खींच रही होगी, ये अपनी तरफ खींच रही होगी, दोनों के अपने फोर्स है। फोर्स का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और अप्लाइड वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है, वो फॉर्मूले में भी हमने देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, आप पास एक ये प्लेट है, दिस वन, और दूसरी प्लेट इधर है, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, राइट। आपको यहां पर इतना पार्ट K1 स्लैब थी, दो डायलेक्ट्रिक उसमें मिले हुए थे, तो पहले पार्ट में K1 था, दूसरे पार्ट में K2 था। तो ये है, दिस वन इज K2, ये पार्ट K2 हो गया, दूसरा पार्ट K1 है, दिस पार्ट इज K1, एक K1 हो गया, K2 हो गया। यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, इसका EMF हमें पता नहीं है, मान लेते V1 है, इसका V2 है। अब हमें नहीं पता V1 V2 क्या है, तो हमें V1 अपॉन V2 चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। इसकी लेंथ L1 दी हुई है और इसकी लेंथ ये L2 दी है, और B इसका अगर मैं प्लेट दिखाऊं दोनों में इस टाइप से, एक की L1 L2 है तो ये B है, और दूसरे की ये L1 है तो B है। देखिए ये स्टेटमेंट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, देखिएगा, पढ़िएगा जरा ध्यान से। रेक्टेंगुलर इन शेप विथ B, दोनों की विथ B है जो अंदर है, और लेंथ L1 और L2। मैंने आपको पहले ही बताया, इस लेंथ L1 L2 जो आपको दिख रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात B की, तो B ये L1 आपको दिख रही है, L2 दिख रही है, बट इसका B जो है ये इससे मेन फर्क पड़ता है, तो L1 L2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आते हैं अपने फॉर्मूले पे और प्रॉब्लम को चेक करते हैं। तो कंफर्म है कि पहली वाली प्लेट, इसमें इधर एक फोर्स F1 लगा रही होगी, कैपेसिटर की प्लेट, ये F2 लगा रही होगी। इक्विलिब्रियम के लिए F1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2, और F का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, दिस वन। तो चलिए यूज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो इस फॉर्मूले देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट B V स्क्वायर, V वोल्टेज है, K -1 अपॉन 2D है,
तो इस फॉर्मूले को यूज करें तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी v1 स्क्वायर k1 माइनस 1 अपॉन 2d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी v2 स्क्वायर k2 माइनस 1 अपॉन 2d। अब इनको इक्वल कर दें, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं एप्सिलॉन नॉट बी 2d, एप्सिलॉन नॉट बी 2d, तो v1 अपॉन v2 जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा k2 v1 अपॉन v2 है, v1 अपॉन v2 k2 माइनस 1 अपॉन k1 माइनस 1 रूट ओवर एंड दिस बिकम योर आंसर। बहुत सिंपल सा है, एक मिनट में सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम, बस आपको फॉर्मूला समझाने में समय लग रहा है क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिस बिकम योर आंसर, राइट। एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इसी में, लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, 68 टोटल 68 प्रॉब्लम ही है यहाँ पर, ठीक है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव द प्लेट एरिया ए एंड द क्लैंप इन द लेबोरेटरी, ये क्लैंप किया हुआ है। द डायरेक्ट्रिक स्लैब इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद ए लेंथ ए इनसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर इसकी लेंथ ए है, आपको पता है इससे फर्क नहीं पड़ता है फोर्स पे, लेकिन कुछ और यहाँ पूछा, ध्यान से देखिएगा। Neglect any effect of friction or gravity so that the slab will execute periodic motion and find the time period। यानी कि periodic motion करेगी, SHM तो नहीं करेगी क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लगने वाला फोर्स डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, एक ही डायरेक्शन में लगेगा। तो पीरियोडिक मोशन क्यों करेगी वो रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, लेंथ L है और विड्थ इसकी b होगी और एरिया L इंटू बी ए के बराबर होगा। ए साइड इसके अंदर है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर दिस वन इज 68, क्वेश्चन नंबर 68। अब 68 नंबर में ये देखे जरा ध्यान से, एक बैटरी लगी होगी, दिस वन इज द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिखा देता हूं, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, टोटल लेंथ इज L और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कुछ पार्ट इसका बाहर है, कंप्लीटली फील्ड हो सकती थी। दिस साइड इज A एंड दिस इज L माइनस A, ये साइड है, इसका मतलब ये पार्ट L माइनस A बचा होगा। ये कंप्लीटली फील्ड हो सकती है, डायरेक्टली कांस्टेंट K है और यहाँ पे एक बैटरी से ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया गया V वोल्ट की बैटरी से। अब जरा ध्यान देखिए, इस समय ये रेस्ट से छोड़ी जाती है, पहले मैं इसकी मोशन विजुलाइज करा देता हूं। सोचिए जब रेस्ट से छोड़ेगी तो इसमें एक फोर्स लगा होगा, ये फोर्स होगा इस साइड, फोर्स का वही फॉर्मूला जो ऊपर मैंने लिखा है, फोर्स का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, F होगा एप्सिलॉन नॉट B V स्क्वायर K माइनस 1 अपॉन 2D। D इनके बीच का ये गैप है या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है। प्लेट को अगर हम देखें तो कुछ ऐसे ये प्लेट होंगी, रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं। दिस इज L जो कि डायग्राम में आपको दिख रही है, दिस इज B जो कि नहीं दिख रही है, आपको मानना है। लेकिन हाँ B नहीं दिया आपको, ना तो L दिया, ना L दिया है लेकिन B नहीं दिया। फिर भी हम एरिया की बात करें तो एरिया आपके पास L इंटू B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फोर्स ये लग रहा है इसमें, अगर मैं फोर्स में मास का डिवाइड कर तो इसके पास एक एक्सीलरेशन आ जाएगा, U 0 है। अब इसको ध्यान देकर जब तक ये पूरा यहां तक फिल हो जाएगी तब तक इसमें फोर्स लगता रहे, जब तक कंप्लीटली फिल नहीं होता ये बचा हुआ पार्ट अंदर आ जाता है। लेकिन यहां पर आते आते इसने एक वेलोसिटी गेन कर ली होगी, ठीक है, और कुछ टाइम भी लगा होगा। अब ये इस वेलोसिटी का यहां रुकेगी नहीं, स्मूथ प्लेट से क्वेश्चन में मेंशन है, ये कितना ही दूर और बाहर निकलेगी तो उतना सेम डिस्टेंस और बाहर जाके रेस्ट पे आएगी अंडर द एक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ फोर्सेस। जितना डिस्टेंस चल के बॉडी एक्सेलरेट हो गई, वेलोसिटी गेन किए, सेम डिस्टेंस चल के और सेम टाइम में ही वेलोसिटी लॉस करके रेस्ट पे आएगी, मोमेंटरी रेस्ट पे। तो फिर से जो कंडीशन वहां से दिख रही है वही कंडीशन यहां से होगी। अब ये प्लेट बाहर आ चुकी स्लैब, तो अब ये प्लेट्स इसको अंदर खींचेंगी, फिर से एक्सेलरेट होकर अंदर जाना शुरू करेगी, राइट। और फिर जब ये कंप्लीटली फील्ड हो जाए तो यहां पर आके इसके पास एक वेलोसिटी, फिर इधर वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी दोनों सेम होगी। जब कंप्लीटली फील्ड हो जाएगी फिर ये यहां नहीं रुकेगी, फिर इतने दूर
यहाँ पे जब स्लैब आ गया तो फिर इतने बाहर निकल के यहाँ फिर रेस्ट में हो गए। ये इसका एक कंप्लीट पीरियड हो गया, राइट। एक ऑसिलेशन हो गया, इसका पीरियोडिक मोशन है। अब लगातार ये ऐसे होता रहेगा एंड सो ऑन, ये प्रोसेस मेंटेन रहेगा। अब ये एसएचएम नहीं है क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बट एक पीरियोडिक मोशन है। हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने तो हम यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकाल लें तो ये 1/4 ऑफ पीरियड का टाइम आ जाएगा। इसके बाद 1/4 और आगे बाहर निकलने का, फिर 1/4 फिर अंदर आने का, और फिर 1/4 अगला पार। इसी कंडीशन में फिर से आ जाएंगे। तो मैं अगर यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकाल लूं तो उसका 4 टाइम को तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टाइम t = 0 है, यहाँ पे छोड़ा गया है। अब यहां तक आने का टाइम में t = t मान लूं तो हमारा आंसर जो टाइम पीरियड होगा 4 टाइम्स ऑफ t हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अभी 4 टाइम्स ऑफ t निकाल आ जाएगा तो हम t निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है हमारे पास? एप्सिलॉन फोर्स अपॉन मास लिख दो। फोर्स होगा एप्सिलॉन नॉट b v² k - 1 अपॉन 2d, राइट। ये एक्सेलरेशन हो गया है। मैं ए नहीं लिख रहा हूं, ए आपकी साइड लेंथ है, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसमें ACC मतलब एक्सेलरेशन लिख देता हूं। अब आपके पास u0 है। डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है वो यहां से लेकर यहां तक चलनी है, वो है L - A। डिस्टेंस L - A है, ठीक है, राइट। ये आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? S = ut + ½ at²। S = ut + ½ at²। u0 है, पेज आगे स्लाइड कर लो। तो S आपके पास हो जाएगा L - A = u0 + ½ a। a मतलब एक्सेलरेशन इंटू t²। तो t आपके पास आएगा √2 ऑफ L - A अपॉन एक्सेलरेशन। तो चलिए इस टाइम को सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम आपके पास आएगा √2 L - A अपॉन एक्सेलरेशन आपके पास है एप्सिलॉन नॉट b v² k - 1 अपॉन 2d। तो 2d ऊपर आ जाएगा, ये आपके पास आ चुका है, राइट। अब इसको हम ऐसा करते हैं और इसके साथ साथ ये मास का मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया। देखिए फोर्स का फॉर्मूला ये लिखा है वो, तो एक्सेलरेशन तो हमें फोर्स पर मास करना चाहिए, तो यहाँ पे मास होगा, वो मिसिंग है। ये मास हो गया तो मास ऊपर आ जाएगा। ये टाइम आ चुका है। तो टोटल टाइम आपके पास जो आएगा वो 4 टाइम्स ऑफ t। तो 4 टाइम्स ऑफ √4 L - A इंटू 2 × 4 L - A dm अपॉन एप्सिलॉन नॉट b v² k - 1। आपके SC वर्मा में मैं आंसर देख पा रहा हूं, ये आंसर दिया है एरिया के टर्म में, एरिया के टर्म में। तो मैं अगर मैं यहाँ पे L का मल्टीप्लाई और L का डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब गौर देखिए, दिस b एंड दिस L मिला के एरिया हो जाएगा, और इस 4 को भी बाहर ले लेता हूं, रूट तो 8 आ जाएगा √L - A dml। d सेपरेशन है, मास, L लेंथ है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट v² इंटू k - 1। b और L मिला करके एरिया बन गया, और ये आपका टोटल टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, एंड दैट बिकम योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगभग 8-10 प्रॉब्लम लेने का प्रयास किया है, जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, और कुछ मिलती जुलती प्रॉब्लम भी थी। लास्ट की 3 प्रॉब्लम एक ही फॉर्मूला से, एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हुई है। बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कुछ प्रॉब्लम एक ही फॉर्मूला सॉल्व हुई है। 57 नंबर प्रॉब्लम का मैं इसी में लिंक डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने फोर्स का यूज किया है यहाँ पर, इस फोर्स के फॉर्मूले की प्रूविंग मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड, डेली आपको हर नेक्स्ट चैप्टर का के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन बताता रहूंगा। प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और जेमेंस अगर आप इन कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं तो आई होप सो कि आपका बहुत बेटर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।